राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर बीमा के सिद्धांत। आज के इस लेसन में हम बीमा के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। किसी भी एक्टिविटी, कोई गतिविधि, उसके सफल संचालन के लिए कुछ नियम, कानून, कायदे होते हैं। बिना नियम, कानून, कायदों, सिद्धांतों के कोई भी एक्टिविटी, गतिविधि का सफल संचालन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से बीमा अनुबंधों के भी सफल संचालन के लिए कुछ नियम, कानून, कायदे, सिद्धांत बनाए गए हैं। बीमा अनुबंध व्यक्ति अपनी भावी जो दुर्घटनाएं हैं, भावी जोखिमें हैं, भावी संभावित घटनाएं हैं, उनसे सुरक्षा के लिए व्यक्ति बीमा अनुबंध बीमा कंपनी के साथ में करता है। इन अनुबंधों का सफल संचालन हो, बीमित व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, बीमा कंपनी भी इन गतिविधियों का सफल संचालन करते हुए बीमित लोगों की सहायता करती रहे। इस उद्देश्य से कुछ नियम, कानून, कायदे, सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनको बीमा अनुबंधों पर अगर लागू किया जाए तो अच्छी तरह से सफलतापूर्वक संचालन बीमा अनुबंधों का हो सकता है। इसी कड़ी में बीमा अनुबंधों को दो भागों में बांटा गया है। बीमा सिद्धांतों को सामान्य सिद्धांत और वैधानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांतों में सहकर्ता का सिद्धांत और संभाव्यता का सिद्धांत बताए गए हैं। वैधानिक सिद्धांतों में परम सद्विश्वास का सिद्धांत, आश्वासन का सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, स्थान ग्रहण या प्रत्यास्थापना का सिद्धांत, अंशदान का सिद्धांत, क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत, निकटतम करण का सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों का हम थोड़ा संक्षेप में वर्णन करेंगे। पहला सिद्धांत सहकर्ता का सिद्धांत कहता है, जैसा कि इसका अभिप्राय है, सहकारिता अर्थात एक सबके लिए और सब एक के लिए, सभी का सहयोग करते हैं। बीमा अनुबंध के अंतर्गत सहकर्ता का सिद्धांत कहता है कि इसमें भी सब एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत का पालन किया जाता है। बीमा में प्रत्येक व्यक्ति एक सामान्य कोष में एक निश्चित राशि का एक निश्चित समय अंतराल से जमा करवाता है। कोष के सदस्यों में से किसी भी सदस्य की हानि होने पर उस कोष में से पूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार एक व्यक्ति का अंशदान सभी के लिए और सबका अंशदान किसी एक दुर्भाग्य के शिकार सदस्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। अर्थात सभी बीमित व्यक्ति अपना एक निर्धारित प्रीमियम, जिसको अंशदान को प्रीमियम बोलते हैं, वो प्रीमियम बीमा कंपनी के पास जमा कराते रहते हैं। बीमा कंपनी इस तरह से एक बड़ा कोष का निर्माण कर लेती है और उस कोष में से किसी एक व्यक्ति को हानि होने पर उसकी पूर्ति कर दी जाती है। इसलिए ये सिद्धांत सहकर्ता के सिद्धांत पर लागू होता है। संभाव्यता का सिद्धांत अर्थात संभावना, आगे कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं, तो ये बीमा का व्यवहारिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर ही बीमा की धारणा को क्रियान्वित किया जा सकता है। बीमा अनुबंध में प्रीमियम बीमाकर्ता का प्रतिफल है, जिसके बदले वह जोखिम उठाने का वचन देता है। दूसरे शब्दों में बीमा का मूल्य उसकी प्रीमियम है। यह मूल्य उचित होना चाहिए, अन्यथा लोग बीमा में रुचि नहीं लेंगे। अर्थात उचित प्रीमियम का अभिप्राय यहाँ ये होगा कि संभावना का सिद्धांत अर्थात बीमा कंपनी ने चाहे जीवन बीमा किया हो, दुर्घटना बीमा किया हो, अग्नि बीमा किया हो, समुद्री बीमा किया हो, उनके पास एक ऐसी टेबल होती है कि कितने हजार व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को क्षति होती है, नुकसान होता है और दावों का भुगतान करना पड़ता है, जिससे बीमा कंपनी अपने दावों के भुगतान में राशि चुका देती है। कंपनी के कर्मचारियों की तनख्वाह में कुछ हिस्सा उसका कोष में से चुका देती है। स्टेशनरी आदि पे भी खर्चा होता है। अर्थात बीमा कंपनी का अनेक तरह का खर्चा होता है। उसके बाद में भी बीमा कंपनी के पास कुछ बचत होनी चाहिए, जिससे बीमा कंपनियों का आगे विकास किया जा सके। तो ये इस तरह का अनुमान लगा करके बीमा कंपनी उस अनुमान के आधार पर प्रीमियम का निर्धारण करती है। अर्थात ये संभावना यही व्यक्त की जाती है। सिद्धांत ये कहता है कि आगे की संभावना के आधार पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाए। बीमा के अगले सिद्धांतों के अंतर्गत परम सद्विश्वास का सिद्धांत बताया गया। अर्थात परम सद्विश्वास, एक दूसरे में बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति में सद्विश्वास करे और बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी में करे। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि कोई भी बीमित व्यक्ति अपने बारे में संपूर्ण जानकारी बीमित बीमा कंपनी को प्रस्तुत कर दे। अर्थात बीमा अनुबंध कराते उसमें किस प्रकार की बीमारियां हैं, किस प्रकार की उसमें कोई ऐसी आदतें हैं, नशा आदि करने की, ड्रग लेने की ऐसी कौन सी आदतें हैं, या जो भी जिस वस्तु का बीमा कराया जाए उसमें किस प्रकार की क्षति होने की संभावना होती है, ईमानदारी पूर्वक बीमा कंपनी को वो प्रकट कर दे, जिससे बीमा कंपनी उसका प्रीमियम निर्धारण ठीक से कर सके।
जैसे हम ये कह सकते हैं कि जितनी हानि की संभावना ज़्यादा होगी उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा, जितनी हानि की संभावना कम होगी उतना प्रीमियम कम होगा। तो एक व्यक्ति अपने एज के संबंध में, आयु के संबंध में यदि बीमा कंपनी के सामने झूठ बोलता है तो उसका प्रीमियम कम बताएगा तो प्रीमियम कम होगा, अधिक बताया ज़्यादा होगा, जिससे बीमा कंपनी को नुकसान होगा। ज़्यादा एज की, आयु की उम्र में कोई व्यक्ति बीमा करवाता है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी उतनी ज़्यादा जोखिम होगी, जोखिम वहन करने के लिए प्रीमियम अधिक लिया जाता है। इस प्रकार एक बीमित व्यक्ति को ईमानदारी पूर्वक अपनी बात सत्य बीमा कंपनी को बता देनी चाहिए। तो पूर्ण सिद्धोषा सिद्धांत ये कहता है कि बीमा अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को आपसे पूर्ण सिद्धोषा बनाए रखना चाहिए। बीमित को बीमा करवाते समय प्रत्येक उस महत्वपूर्ण बात, तथ्य, परिस्थिति को प्रकट करना चाहिए जो किसी विवेकशील बीमाकर्ता के बीमा करने अथवा न करने, प्रीमियम तथा शर्तों को निर्धारित करने के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इनके अतिरिक्त उसे केवल वे तथ्य प्रकट नहीं करने चाहिए जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है, बल्कि उसे वे तथ्य भी प्रकट करने चाहिए जो विद्यमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आश्वासनों का सिद्धांत। बीमा कंपनी तो बीमित व्यक्ति को भावी दुर्घटना, जो क्षति, नुकसान है, ऐसों से क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन देती है, लेकिन बीमा कंपनी भी बीमित व्यक्ति को कुछ नियमों, शर्तों, सिद्धांतों का ऐसा पालन करना पड़ता है, क्योंकि यदि बीमित व्यक्ति अपनी वस्तु का, स्वयं का जीवन का बीमा करवा लिया और बीमा करवाने के बाद में वह लापरवाही पूर्वक जीवन जीता है, या जिस किसी वस्तु का बीमा करवाया वह वस्तु लापरवाही से कहीं भी रखता है जिसको कोई भी नुकसान कर सकता है, तो बीमा कंपनी बीमित वस्तु के संबंध में कुछ बीमित व्यक्ति के लिए शर्तें रखती है। उन शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। इन शर्तों को ही यहाँ आश्वासन का सिद्धांत माना गया, क्योंकि बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी को आश्वस्त करता है कि आपने जो शर्तें बताई गई हैं उन शर्तों का मेरे द्वारा पूर्ण पालन किया जाएगा। बीमा योग्य हित का सिद्धांत, बीमा कंपनी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बीमा योग्य हित का सिद्धांत अर्थात जिस वस्तु में जितना बीमा योग्य हित है उसकी कितनी उसकी उपयोगिता है, जितनी उपयोगिता होगी उतना ही उसका बीमा योग्य माना जाएगा। जितनी उसकी उपयोगिता कम है उसका बीमा योग्य उतना ही कम माना जाएगा। जैसे जीवन बीमा में एक व्यक्ति का असीमित मात्रा में जीवन बीमा योग्य हित होता है। एक व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो अपने परिवार की आजीविका चलाता है, वो अपने आय अर्जित करता है जो असीमित मात्रा में होती है। ये नहीं कह सकते वो एक व्यक्ति अपने जीवन में इतनी आय अर्जित करेगा, वो असीमित मात्रा में करता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत दूसरी तरफ देखें, जैसे कोई स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, कार का बीमा करवाया तो उसकी कितनी मार्केट वैल्यू कितनी होती है बीमा कराते समय, उसका बीमा योग्य उतना ही होता है, तो उसके नष्ट होने पर उतना ही नुकसान होगा। जैसे पुराने स्कूटर का बीमा करवाया, मार्केट वैल्यू उसकी 30,000 रुपये, नई कीमत उसकी 60,000 रुपये, तो उसमें बीमा योग्य हित 30,000 ही है। उसमें कितना भी नुकसान हो जाए उसका 30,000 रुपये तक ही नुकसान अर्थात बीमा योग्य माना जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में असीमित मात्रा में बीमा योग्य माना जाता है। इसी आधार पर बीमा योग्य के सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया है। इसको अच्छी तरह से देख पढ़ करके समझा भी जा सकता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति को अपनी वस्तु का बीमा करवाना, ये जीवन बीमा में लागू नहीं होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्योंकि जीवन अमूल्य होता है, जीवन के में कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। किसी वस्तु का बीमा यानी अग्नि बीमा, समुद्री बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। एक क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में क्षति हुई है। अगर एक व्यक्ति की जो गोदाम में पड़ी वस्तु है या जहाँ कहीं भी वस्तु है उसका बीमा करवाया जाएगा। माना कि एक वस्तु 5 लाख रुपए की है, तो उस वस्तु का बीमा 5 लाख रुपए तक का बीमा हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। हाँ, ये उसी वस्तु का बीमा अलग अलग कंपनियों से 5 लाख से भी अधिक मात्रा में भी किया जा सकता है, लेकिन क्षति होने की स्थिति में उससे 5 लाख से अधिक क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका मूल्य ही 5 लाख रुपए, इससे अधिक क्षति कहाँ कैसे हो सकती है उसकी। तो अगर एक व्यक्ति, अगर कोई वस्तु उसकी 1 लाख रुपए की वस्तु है और वो बीमा करवाना चाहता है, एक बीमा कंपनी के पास कराया तो 1 लाख से अधिक बीमा नहीं होगा, लेकिन वो 50 हज़ार रुपये का 3 बीमा कंपनी के पास बीमा करवा लेगा। 3 बीमा कंपनियाँ 50 हज़ार रुपये का उसका बीमा कर देंगी, लेकिन बीमा तो 1.5 लाख हो गया, वस्तु का मूल्य 1 लाख रुपये है। अब उसको उस वस्तु के जलकर नुकसान होने की 1 लाख से ऊपर कोई संभावना नहीं है। माना कि उसको वस्तु को जलकर नुकसान हुआ 60,000 रुपये का, तो वह अधिकतम कुल 60,000 रुपये से क्षतिपूर्ति वो नहीं ले सकता है। वो 60,000 रुपये
वह एक बीमा कंपनी से भी ले सकता है और अन्य बीमा कंपनी से अनुपात में भी ले सकता है। क्योंकि यहाँ 50,000 रुपये का ही बीमा करवाया, इसलिए एक बीमा कंपनी से 50,000 रुपये ले लेगा, दूसरी बीमा कंपनी से 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति ले लेगा, इससे अधिक कोई बीमा क्षतिपूर्ति नहीं लेगा। बाकी जो एक बीमा कंपनी से 50,000 लिए, एक से 10,000, एक से कुछ भी नहीं लिया, तो ये बाकी जो बीमा कंपनियाँ अपना हिस्सा अनुपात, निश्चित अनुपात 50,000 60,000 रुपये को अलग अलग अनुपात में बांट लेंगे। प्रतिस्थापना स्थान गण का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी बीमा कंपनी ने किसी वस्तु का बीमा किया है और उस वस्तु में उस दुर्घटना के कारण घटित होने के कारण उस वस्तु में नुकसान हो गया, तो बीमा कंपनी उसका क्षतिपूर्ति कर देगी। लेकिन बीमित व्यक्ति का जो ही क्षतिपूर्ति करती है बीमा कंपनी, बीमित व्यक्ति का स्थान ग्रहण कर लेगी और बीमित व्यक्ति का स्थान ग्रहण करने के बाद वह उस व्यक्ति से, उस जिसके कारण से उस वस्तु में नुकसान हुआ है, उस व्यक्ति से अपनी क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार रखती है, क्योंकि वो बीमित व्यक्ति स्थान ग्रहण करने के बाद में उस व्यक्ति के ऊपर दावा प्रस्तुत कर सकती है और उससे वो क्षतिपूर्ति अपनी करवा सकती है। ये स्थान ग्रहण का सिद्धांत होता है। अंशदान का सिद्धांत, ये सिद्धांत जीवन बीमा को छोड़कर सभी बीमा में लागू होता है। अंशदान सिद्धांत ये बताता है कि यदि कोई बीमित किसी एक ही वस्तु का बीमा 2 या 2 से अधिक बीमाकर्ताओं से करवा लेता है, तो जब भी उस बीमा की विषय वस्तु की क्षति होती है तब उसकी क्षति की पूर्ति का दायित्व सभी बीमाकर्ताओं पर उनके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बीमित सभी बीमाकर्ताओं से उनके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में क्षतिपूर्ति प्राप्त करे। ये बीमित का ये भी अधिकार है कि वो किसी भी बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति करवा ले। ये बीमित किसी एक ही बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है तो उस बीमाकर्ता को अधिकार मिल जाता है कि वह शेष बीमाकर्ताओं से उनके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में अनुदान प्राप्त कर लिया। क्षति के अलिपीकरण का सिद्धांत, ये भी बीमा का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो ही बीमा कंपनियां किसी वस्तु का बीमा कर देती हैं तो उस वक्त बीमित व्यक्ति एक तरह से लापरवाह हो जाता है कि मेरी तो इस वस्तु का बीमा है, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन बीमा कंपनी बीमित व्यक्तियों से ये निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि आपने बीमा तो वस्तु का करवा लिया है, लेकिन बीमा कराने के उपरांत आप इस वस्तु को उसी तरह से सुरक्षा में रखेंगे, इसकी उसी तरह से सुरक्षा कर रखेंगे कि जिस तरह से आप बिना बीमा करवाए अपनी वस्तु की सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप बीमा होने के उपरांत भी उस वस्तु की उतनी सुरक्षा रखेंगे जितनी आप बिना बीमा की स्थिति में रखते थे। ये बीमा कंपनी का जो आश्वासन रहता है बीमित व्यक्ति को, इसको क्षति के अलिपीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। अगला सिद्धांत निकटतम कारण का सिद्धांत है। बीमा का निकटतम कारण का सिद्धांत अर्थात बीमित वस्तु में किस प्रकार का नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, या ये नुकसान बीमाकृत कारण से हुआ है या किसी अन्य कारण से हुआ है। अर्थात कोई व्यक्ति दुर्घटना बीमा लेता है तो नुकसान दुर्घटना से नहीं हुआ, चोरी से हो गया, तो बीमाकृत कारण नहीं हुआ, अन्य कारण हुआ है। अगर दुर्घटना बीमा में दुर्घटना से नुकसान होता है तो दुर्घटना का बीमाकृत कारण माना जाएगा। जैसे पहला कारण इसमें बीमाकृत कारण है, वे कारण जिनसे सुरक्षा पाने के लिए बीमा करवाया है बीमाकृत कारण कहलाते हैं। इन कारणों से बीमा अवधि में बीमा की विषय वस्तु को कोई भी क्षति पहुंचती है तो बीमाकर्ता उस क्षति की पूर्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है। अन्य कारणों में बीमाकृत कारणों के अतिरिक्त सभी कारण अन्य कारणों की श्रेणी में आते हैं। अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार की हानि के लिए बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जी बीमा की विषय वस्तु को प्रत्येक रूप से बीमाकृत कारणों से क्षति होती है तो बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराना कठिन कार्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है। किंतु जब क्षति बीमाकृत कारणों अन्य कारणों दोनों के ही संयुक्त प्रभाव से तो एक के बाद एक दोनों कारणों से घटित होने से उत्पन्न होती है तो ऐसी दशा में बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये देखना परमावश्यक हो जाता है कि इन कारणों में से कौन सा कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली या शक्तिशाली है जिसके कारण क्षति हुई है। ऐसे कारण को एक क्षति का निकटतम कारण कहते हैं, जिसके प्रभाव से क्षति हुई है। जिन कारणों का क्षति होने में प्रभाव नहीं होता उन्हें दूरगामी कारण कहते हैं। इसमें एक उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छी तरह समझा जा सकता है। राम अपना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाता है। एक दिन वह शिकार पर जाता है, वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, किंतु भय व कमजोरी के कारण वह हिलडुल नहीं सकता है, वहीं गिल्ली जमीन पर पड़ा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप उसे जुकाम हो जाता है, तत्पश्चात उसे निमोनिया हो जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर मृत्यु का कारण निकटतम कारण है, न कि निमोनिया दूरगामी कारण है। यहाँ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पत्र के अंतर्गत बीमाकर्ता उत्तरदायी होता है।
यही बात इसमें महत्वपूर्ण थी बीमा के सिद्धांतों में मुख्य रूप से जो आपको बता दी गई है।